Today we will see how we can solve the questions of UPSC with a little bit knowledge and common sense. First thing and the second thing, किस तरह से PYQ हेल्प करते हैं हमें नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस डिसाइफर करने के लिए, किस तरह से हम PYQ के हेल्प से नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन सोच सकते हैं और किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो कहने का पूरा सेंस ये है कि दैट वी शुड नॉट लीव PYQ. PYQ शुड बी द प्रायोरिटीज़ बिफोर द MCQs, क्योंकि UPSC के माइंड में क्या चल रहा है दैट वी कैन नो ओनली थ्रू द PYQs. Let us start. अब this is the question. First, this is the question of 2022. Question is asking about the DNA barcoding. अब यहाँ पे पहले common sense लगाओ. I don't know anything about the DNA barcoding. Suppose. So वहाँ पे मुझे guess करना है. अभी मैंने PYQ नहीं किया था और वहाँ पे मुझे guess करना है कि क्या कर सकते हैं. What can be the smart guessing? 2 मिनट के लिए मैं DNA को भूल जाता हूँ कि इसमें DNA लिखा हुआ है. बार कोडिंग, ठीक है. अब बार कोड आज के टाइम पे जो भी तुम परचेज़ करते हो हर चीज़ में मोस्टली बार कोड होता है और उस बार कोड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि ये प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कुछ इस तरह की उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है. पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़, अब सपोज एक 10 रुपीज़ वाला पेप्सोडेंट पेस्ट है, तो उसमें जो उसका बारकोड होगा उस पर इंफॉर्मेशन होगी दैट दिस आइटम कंटेंस पेप्सोडेंट ऑफ ₹10. सेम 10 रुपीज़ वाला क्लोज़अप होगा तो उसमें 10 रुपीज़ वाला क्लोज़अप की इंफॉर्मेशन होगी. अगर डेटॉल सोप है, ठीक है, अब वो दोनों टूथपेस्ट है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सोप, तो उस सोप के बारकोड में ये इंफॉर्मेशन इंस्टॉल होगी कि दिस इज़ द डेटॉल सोप एंड दिस सोप हैव दिस मच ऑफ द कॉस्ट, ठीक है. इतना हमें पता है बारकोड के बारे में. सो क्या है बारकोड? बारकोड डिफरेंशिएट कर रहा है किस लेवल पे, प्रोडक्ट के लेवल पे, कि ये पेप्सोडेंट है या क्लोज़अप है. पेप्सोडेंट भी है तो ये 10 रुपये वाला है या 20 रुपये वाला है, ठीक है. तो अब इसको मैं बोल सकता हूँ ना कि वो एक बड़े लेवल से लेके छोटे लेवल तक उसको डिफरेंशिएट कर रहा है. पहले तो ब्रांड लेवल पे क्लोज़अप और पेप्सोडेंट या फिर डेटॉल, ठीक है, फिर क्लोज़अप के भी वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंशिएट कर रहा है और डेटॉल तो एकदम अलग चीज़ हो गई, ठीक है. तो इस तरह का डिफरेंशिएशन बारकोड के थ्रू हमें पता चलता है. अब क्वेश्चन देखते हैं. एसेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल, ठीक है. अब बारकोडिंग में ऐसा तो हमें पता नहीं है कि उसमें एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती. वी डोंट नो दैट. 2 मिनट के लिए इस ऑप्शन को भूल जाते हैं कि इसका क्या करना है. डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, जो स्पीसीज एक तरह की दिखती हैं उसके अंदर डिस्टिंग्विश कर रहा है. तो क्लोज़अप और पेप्सोडेंट एक तरह के दिख रहे थे, टूथपेस्ट हैं, लेकिन बारकोड क्या कर रहा है, उनको डिस्टिंग्विश कर रहा है ना, ठीक है. सो वी कैन गो विद दिस सेम. आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन द प्रोसेस्ड फूड. सो सपोज बहुत सारे क्लोज़अप्स के बीच में, बहुत सारे पेप्सोडेंट्स के बीच में, बहुत सारे टूथपेस्ट के बीच में कुछ डेटॉल सोप डाल दिए गए. तो बाई द बारकोड वी कैन नो ना इन द होल बंडल ऑफ टूथपेस्ट की देयर इज सम डेटॉल सोप्स आर ऑल्सो अवेलेबल. कर सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ बारकोड. सो वी कैन डू इट हेयर ऑल्सो. दिस इज द DNA बारकोडिंग. वी डिडंट नो अबाउट द DNA बारकोडिंग, बस हम लॉजिक लगा रहे हैं बारकोड से, ठीक है. अब देख लेते हैं 2 और 3 ऑप्शन में है क्या. एक के बारे में 1 2 3 हो नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है. अब देख लेते हैं 2 और 3 कहीं है तो 2 और 3 हमें मिल जाता है. जब 2 और 3 मिल गया तो 1 के बारे में हमें सोचना नहीं है. और इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते थे अगर हमने 27 का ये PYQ किया होता. PYQ बोल रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में, ठीक है. जीनोम सीक्वेंसिंग, इसके बाद वो बोलेगा DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA सीक्वेंसिंग और फिर DNA बारकोडिंग. दिस इज द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच टू सॉल्व द PYQ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये बोल रहा है सोलर स्टॉर्म और सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबिलिटी. अब देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 6-7 ऑप्शन है और बहुत कुछ इसमें इसके आंसर में दिया गया है. तो अभी हमें सपोज सोलर फ्लेयर नहीं पता है. व्हाट इज सोलर फ्लेयर? अच्छा, हमें लेकिन ये तो पता है कि सन से
जो कुछ निकल रहा है उसको सोलर फ्लेयर बोलेंगे। तो दैट विल हैव द प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये हम गेस कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी इसमें जो भी सोलर फ्लेयर निकलेगी। चलो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्यों बोल रहा हूँ कि तुमने अरोरा ऑस्ट्रियोलिस और अरोरा बोरियोलिस के बारे में तो सुना ही होगा। अरोरा ऑस्ट्रियोलिस होती है सदर्न हेमिस्फीयर में और अरोरा बोरियोलिस होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ये क्या है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से कोलाइड करती हैं तो एक रोशनी निकलती है, दैट इज़ द बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। सो सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, दीज आर द सोलर फ्लेयर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या कर सकती हैं, अब तुम इतना सोचो कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो मैक्सिमम हार्म पहुंचा सकती हैं किसको, जो भी कंपोनेंट होंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स या मैग्नेटिज्म के थ्रू चल रही होगी, है ना। अब हमें यहाँ पे सही ढूंढने से ज़्यादा देखना है गलत क्या है, कौन सा स्टेटमेंट बहुत वेग है। पहला बोल रहा है जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कोड फेल, ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैग्नेटिज्म के थ्रू चल रहा है, सैटेलाइट्स हैं, तो यस दे कैन फेल। सुनामी कुड ऑकर एट द इक्वेटोरियल रीजन। अब सुनामी आने के लिए पहले तो अर्थक्वेक आना पड़ेगा, जब दो प्लेट कोलाइड होंगी, ठीक है, तब तो सुनामी आएगी ना, दो प्लेट कोलाइड होंगी तब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उठेंगी कि वो सुनामी बन पाए। या तो पहला तो अर्थक्वेक आना पड़ेगा, दूसरा मिटियोर आना पड़ेगा। सो सोलर फ्लेयर आ रहे हैं, मिटियोर नहीं आ रहा है कि बहुत बड़ा मिटियोर आया ओशियन में गिरा और सुनामी बन गई, ठीक है, तो मिटियोर नहीं गिर रहा है, सोलर फ्लेयर आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वेग हो गया, ये फिट नहीं बैठ रहा है इस रीजनिंग में। तो देखते हैं कि अगर हमने दो को हटा दिया तो क्या कैन वी गेट टू द आंसर। दो इसमें है, इसको हटा देते हैं, दो इसमें है, इसको हटा देते हैं, दो इसमें है, इसको हटा देते हैं। सो वी केम विद द आंसर 1 2 4 6 7। अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, अगर कुछ और ऐसा स्टेटमेंट है वेग सा देख लेते हैं। पूरा स्टेटमेंट तो हमें पूरे पढ़ने हैं और डरना नहीं है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन से, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं पेपर के। देखते हैं, इंटेंस अरोरा कुड ऑकर ओवर द मच ऑफ द अर्थ, अच्छा हमने बात कर ही ली अरोरास के बारे में। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। अब फॉरेस्ट फायर लगने के लिए बहुत अलग कंडीशंस होती हैं, या तो एस्ट्रॉयड आके गिरेगा या फिर अर्थ के इंटरनल कंडीशंस की वजह से फॉरेस्ट फायर होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से फॉरेस्ट फायर नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी वेग हो गया। अब देख लेते हैं फिफ्थ कहाँ पे हटा देते हैं, अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो हम मान लेंगे कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। फिफ्थ इसमें है, फिफ्थ इसमें है और फिफ्थ इसमें है। तो अब हम ये कंक्लूजन में पहुंच गए कि ऑप्शन सी करेक्ट है और हमें यही टिक करना है। आगे के दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि सोलर फ्लेयर आ रही है और सैटेलाइट हमारे आउटर ऑर्बिट में, और ये भी अर्थ का रोटेशन कर रहे हैं और ये भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फंक्शन के थ्रू काम कर रहे हैं। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कैन बी इंटरप्टेड, ठीक है। अब ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में काम कर रहे हैं तो इनके साथ भी कुछ कुछ हो सकता है, बट हमें उसके पहले ही उसका आंसर मिल चुका है। सो ये दो क्वेश्चन हमने बहुत कॉमन सेंस के साथ सॉल्व किए, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि हर साल सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। सो वी मस्ट नो कि व्हाट इज़ द जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, व्हाट आर द सोलर फ्लेयर्स, व्हाट इज़ द कोरोनल होल, ओके। एंड right now when James Webb telescope has been situated in the L2 and we are planning to place L1 Aditya L1 in the L1, okay, so we must know something more about the sun, like the electromagnetic waves, gravitational waves and the temperature of the surface of the sun or all three layers of the sun, कि कोरोना का टेम्परेचर कितना होता है। कोरोना में एनोमली है, कोरोना का टेम्परेचर अंदर की दो लेयर से बहुत ज़्यादा होता है, लैक्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में होता है। सो वी मस्ट नो दैट, है ना। और सनलाइट किस तरह से ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है, दैट्स वाई वी कि एकदम एक लाइट की स्पीड परमानेंट कांस्टेंट रहती है, किस तरह से ट्रेवल करती है। सो वी मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सन
क्योंकि सब हर साल कुछ ना कुछ सन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू व्हाट इज दिस पॉलीएथिलीन टेट्राफिलेट। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पहली बार आया पॉलीएथिलीन टेट्राफिलेट, आई कुडंट प्रोनाउंस इट, तो मैं तुमसे कैसे उम्मीद करूं कि तुम प्रोनाउंस कर पा रहे हो या फिर तुम्हें इसके बारे में पता होगा। लेकिन इसके ऑप्शंस में जादू है, इसके ऑप्शंस में जादू है। पॉलीएथिलीन टेट्राफिलेट के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन बोल रहा है इट्स फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। चलो सोचेंगे इसके बारे में। कंटेनर्स आर मेड ऑफ इट, इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब हमें पता नहीं है ना, ये बोल रहा है एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी स्टोर्ड इन दिस टाइप ऑफ कंटेनर। तो जब हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो हमें खेलना पड़ेगा इसमें, किसी न किसी तरह से तो खेलना पड़ेगा। तो चलो इसको मान लेते हैं कि दिस विल बी द इनकरेक्ट। आगे देखते हैं, बोटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखते हैं, ये एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है तो इसको भी छोड़ देते हैं और देखते हैं कुछ एक्सट्रीम या फिर एब्सोल्यूट सा मिलता है क्या। आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी ईजिली डिस्पोज्ड ऑफ बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि कोई आर्टिकल का इंसिनरेशन किया जाए। इंसिनरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी आर्टिकल इंसिनरेट किया जाएगा तो मोस्टली ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और बहुत रेयरिटी है कि इससे ग्रीन हाउस गैस ना निकले। अब उसमें अगर तुम हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हो तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो ग्रीन हाउस गैस। अब तुम कोई न्यूक्लियर फ्यूल बर्न कर रहे हो तो देयर विल बी नो ग्रीन हाउस गैस। बट अगर ये इतना ही कुछ ऐसा होता तो ये बहुत सारी न्यूज़ में होता और सबको पता होता कि देयर इज़ सम आर्टिकल कि उसको बर्न करो, इंसिनरेट करो तो उससे ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है ना। तो इसको भी हम गलत मान लेते हैं। अब देख लेते हैं, हमने 2 और 4 गलत कर दिए हैं। ठीक है, 2 और 4 गलत कर दिए हैं तो 1 और 3 हमारा सही है। अब देख लेते हैं, अगर 1 और 3 हमें ऑप्शन में मिल जाता है तो वी विल मूव फॉरवर्ड विथ इट। तो ए में ही हमें 1 और 3 मिल जाता है। ठीक है, दिस इज़ टेक्निकली द गेसिंग। जब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं पता है तब हमें ये तो करना ही करना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना इस तरह का। और अगर प्रीवियस ईयर 2021 में आपने क्वेश्चन देखा होता, ये इसने पूछा है बिस्फिनॉल ए के बारे में एंड देयर इज ऑप्शन सी, उसमें लिखा है पॉलीएथिलीन टेट्राफिलेट। ठीक है, अब इसको अगर जरा सा भी थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पता चलता, अगर पीवाईक्यू ठीक से सॉल्व किया गया होता। क्यों पीवाईक्यू सॉल्व करने का रूल ये होता है कि यू डोंट हैव टू मार्क ओनली द करेक्ट आंसर्स बट you have to know every option, each and every option whatever is given in the PYQ, because this paper of the UPSC, it is like the sacred document for those who are preparing for this exam. चलो next question देखते हैं। With reference to the India, consider the following statements. It is asking about the monazite. Monazite is a source of rare earths. ठीक है, सोचेंगे। Monazite contains the thorium. अगर तुमको नहीं भी पता है, सब वैसे पता तो होना चाहिए लेकिन नहीं भी पता है, मोनोजाइट ऑकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन द इंडिया। अब ये बोल रहा है कि मोनोजाइट पूरे इंडिया के कोस्टल प्लेन में मिलेगा, पूरे इंडिया की कोस्टल सैंड में मोनोजाइट मिलेगा। यार पूरे इंडिया के कोस्टल प्लेन में सेम टाइप की सॉइल नहीं है, मोनोजाइट कहाँ से मिल जाएगा पूरे में, है ना। एक जगह लेटराइट सॉइल है, एक जगह लोमी सॉइल है, पूरे कोस्ट में जब सॉइल सेम नहीं, मोनोजाइट कहाँ से मिल जाएगा। चलो फिर आगे, तो इसको पहले मैं गलत मार लेता हूँ 3। ठीक है, 3 देखता हूँ, 3 हटाने के बाद कुछ मिलता है क्या। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। 1 2 4 इट कैन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 2 4 इट कैन बी द करेक्ट आंसर इफ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मोनोजाइट। ठीक है, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट द मोनोजाइट। ओके, जब हमें 1 3 एंड 4 1 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो 4 करेक्ट है तो 2 भी करेक्ट है। अब अगर उसमें थोरियम है मोनोजाइट में, ठीक है, थोरियम क्या है, रेडियो एक्टिव मटेरियल है और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी इम्पोर्टेंट है थोरियम। तो जब रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव द पावर टू एक्सपोर्ट एंड माइन इट, है ना। ये गैस कर सकते हो। सो इससे भी हम इस कन्फर्मिटी में पहुंच सकते हैं। वैसे पता होना चाहिए था मोनोजाइट के बारे में, बिकॉज we are installing the fast breeder reactor or and in which we will use the thorium as the fuel। थोरियम को क्या बनाएंगे, यूरेनियम 233।
सो इस क्वेश्चन से हम क्या क्या आगे ले जा सकते हैं, दैट वी मस्ट नो अबाउट द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में हम क्या क्या यूज़ करना है, थोरियम का यूज़ भी करेंगे, थोरियम से यूरेनियम 233 बनाएंगे, और प्लूटोनियम का यूज़ करेंगे। प्लूटोनियम का यूज़ कैसे करेंगे, यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 बनाएंगे। ये कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन के थ्रू आगे ले जानी है नेक्स्ट ईयर पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब कोविड चल रहा था, है ना, कोविड चल रहा था, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, आई डोंट बिलीव दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द इम्यून सिस्टम। सब ने खूब काढ़ा बना के पिया, है ना, सब ने कहा भैया हमको अपना इम्यून सिस्टम ठीक करना है, हम काढ़ा पी रहे हैं, दिन में 4-4 बार काढ़ा पिया, और फिर क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो गया लोगों को 4 बार काढ़ा पीने से। तो आई बिलीव दैट यू मस्ट बी knowing about the immune system. So B cells and T cells, what are they? They form the immune system of human. ठीक है, they are like the soldiers. ठीक है, चलो एक थोड़ा सा स्मार्ट गेसिंग करते हैं और फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। जैसे सपोज ये है, ये पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया, यहाँ पे इंडियन सोल्जर डिप्लॉयड है, यहाँ पे पाकिस्तानी सोल्जर डिप्लॉयड है ना। और पाकिस्तान थोड़ा सा आतंकी टाइप का इंसान है ना, आतंकी टाइप का देश है, वो कभी भी हमारी बॉर्डर में घुस जाता है। हमारे वाले ऐसा नहीं करते कि उनकी बॉर्डर में घुस के कुछ करें जाके। तो भाई जब तक ये हमारी बॉर्डर में नहीं घुसा, हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारी बॉर्डर में आया वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, डिसमेंटल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, सेम विद द बी सेल्स एंड टी सेल्स, दे आर द सोल्जर ऑफ द बॉडी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि बी सेल और टी सेल उछल के तुम्हारी बॉडी से बाहर चली गई और बाहर जाके कुछ एलर्जेंस को मार रही हैं, ऐसा नहीं होता ना। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एनवायरमेंटल एलर्जेंस। तो वही बात हुई ना, एनवायरमेंटल एलर्जन कहाँ है, एनवायरमेंट में है। ठीक है, अभी वो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है, जब तक बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो बी सेल और टी सेल तुम्हारी बॉडी से बाहर जाके तो एनवायरमेंटल एलर्जन से फाइट करने वाली नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ इनकरेक्ट, and this is asking the best description. ठीक है, second, they alleviate the body's pain and the inflammation. We will think about it. अगर इससे बेटर हमें कुछ मिलता है तो उस पे जाएंगे, otherwise we will think about it. They act as the immunosuppressant. अरे ये तो आतंकवादी बन गया, इम्यून सिस्टम अपने इम्यून सिस्टम को ही मारने लगेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो हमारे देश के सोल्जर ना बड़े अच्छे से होते हैं। ठीक है, देशभक्ति बहुत सारी होती है। सेम विद आर बी सेल्स एंड टी सेल्स, दे डोंट किल आर इम्यून सिस्टम, सो दे कैन नेवर बिकम द इम्यूनोसप्रेसेंट। तो ये तो एकदम गलत हो गया। इनका काम है इम्यून सिस्टम बनाना और बाहर की चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करना, और ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसेंट अपने इम्यून सिस्टम को मारने का काम करता है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस कॉज्ड बाय द पैथोजेंस। हाँ, अब ये देखो, ये आतंकवादी है, ये बॉडी में घुस गया है ना, ये उस आतंकवादी की तरह है जो बॉर्डर से इंडिया में घुस गया था, उसको डिसमेंटल कर दिया गया। अब ये हमारी बॉडी के अंदर घुस गया, अब इसको क्या होगा, हमारी जो इम्यून सिस्टम की फोर्स है वो आके बी सेल्स और टी सेल्स इसको आके डिसमेंटल करेंगी। ठीक है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरह से बस थोड़ा सा सोचो, कॉमन सेंस रखो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत काम माइंड रखो। यूपीएससी ना बहुत रेशनल टाइप के क्वेश्चन पूछता है, बहुत रेशनल टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ये कभी मत सोचो कि ये यूपीएससी इट इज़ द एशियाज टफेस्ट एग्जाम, सो द क्वेश्चन विल ऑल्सो बी द टफेस्ट, ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम क्वेश्चन दोज आर टफ, डेफिनेटली दोज आर वेरी टफ क्वेश्चंस, बट इसी ट्रैप में हम फंस जाते हैं कि दिस इज द एशियाज टफेस्ट एग्जाम, और जो हम सोच रहे हैं ना कॉमन सेंस से वो नहीं होगा, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। यूपीएससी वांट्स दोज ऑफिसर हु हैव द a brilliant common sense, so you have to have the brilliant common sense. Next question देखते हैं, which one of the following in the context of qubit? It was quite easy question. ठीक है, लास्ट ईयर ने पूछा व्हाट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, अब जब तुम्हें ये पता होता है इट इज़ रिलेटेड टू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, तो तुम्हें ये पता होता है जब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो क्यूबिट के फॉर्म में करते हैं।
और ये क्वांटम की क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द क्वांटम कंप्यूटर्स, है ना। और यहाँ पे जब तुम्हें ये पता होता, थोड़ा सा तुम्हें वो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पता होता, तो यू मस्ट बी नोइंग द आंसर दैट इट इज़ रिलेटेड टू द क्वांटम कंप्यूटिंग। और ये बहुत पहले क्वेश्चन नहीं आया था, मैं जितने भी PYQ बता रहा हूँ आपको 2017 और उसके बाद के बता रहा हूँ, और इससे हमारे अप्रॉक्सीमेटली 7 और 8 क्वेश्चन वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑफ कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे कि 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो 2022 का क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर कोविड-19 पेंडेमिक कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज 2021 में न्यूमोनेटल कंजुवेटिव वैक्सीन से क्वेश्चन आया, ठीक है, 2020 में वैक्सीन से क्वेश्चन है, ठीक है, 2022 में फिर से वैक्सीन से क्वेश्चन आ रहा है, 2023 में भी वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड, ठीक है, दैट इज mRNA वैक्सीन, ये बोल रहा है। सो mRNA वैक्सीन इज अ क्वाइट न्यू टेक्नोलॉजी एंड एट दैट टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, एट दैट टाइम इंडिया डजंट हैव एनी mRNA वैक्सीन, इंडिया डजंट हैव एनी mRNA वैक्सीन एट दैट टाइम, ठीक है। तो इससे तो ये अपने आप गलत हो जाता है। तो ये कोविशील्ड के पास कहाँ से आ गई mRNA वैक्सीन, जब उस टाइम पे इंडिया के पास mRNA वैक्सीन थी ही नहीं। अभी WHO ने बायोलॉजिकल ई को प्रॉमिस किया है कि वी विल गिव यू द टेक्नोलॉजी टू मेक द mRNA वैक्सीन्स एंड देयर इज वन मोर कंपनी हु हैज प्रोड्यूस्ड द mRNA वैक्सीन रिसेंटली इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट स्पुतनिक वैक्सीन इज मैन्युफैक्चरिंग। अब जब इसको देख लेते हैं, 1 हटा देते हैं, 1 हटा देते हैं, 1 हटा देते हैं, 2 और 3 मिल गया। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता, बहुत एक ट्रिकी टाइप का ऑप्शन डाल दिया जाता है, बस तुमने वो क्रैक कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फिर देखो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। अब जब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में पूछा गया है तो यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द वैक्सीन। देयर आर 4 मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, ठीक है, कंप्लीट वायरल वेक्टर वैक्सीन। इस तरह से तुम्हें पूरे 4 मेथड्स पता होने चाहिए वैक्सीन के बारे में। और उस टाइम पे तो कोविड चल रहा था, ठीक है, सबको वैक्सीन लगी भी हैं, किसी को कोविशील्ड लगी है, किसी को वैक्सीन लगी है, तो एटलीस्ट अपनी वाली तो पता होनी चाहिए ना। अगर तुम्हें केवल अपनी वाली ही पता होती, कोवैक्सीन और कोविशील्ड पता होती, ठीक है, तो ही तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाता। स्पुतनिक तो चलो बाद में आया इंडिया, लेकिन नॉर्मली कोविशील्ड या कोवैक्सीन ही तो लग रही थी उस टाइम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, एक्सेस ऑफ एबव इन द एनवायरनमेंट कॉज द एसिड रेन। ये एसिड रेन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो एसिड रेन के 2 कॉज होते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या गेसिंग करनी, कुछ कोई गेसिंग नहीं करनी है। सबको पता है कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 तो पता होते हैं। अब प्रॉब्लम होगी, तुम्हें लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं कोई रोल प्ले करता हो या फिर ओजोन कोई रोल प्ले करता हो। तो पहले देख लेते हैं कि अगर किसी ऑप्शन में हमारे पास 2 और 4 मिल जाते हैं तब तो हम यही लगाएंगे, अदरवाइज फिर हम सोचेंगे उसके बारे में, ठीक है। और हमने देखा 2 और 4 हमारे पास ऑप्शन में है, क्योंकि यूपीएससी भी इसी तरह के ऑप्शन देता है, बहुत परेशान नहीं करता है, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा सा आता है तो तुम क्वेश्चन सही कर सकते हो। यूपीएससी हर क्वेश्चन में आपको परेशान नहीं करता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं 5-6 उसमें परेशानी होती है, लेकिन हर क्वेश्चन में परेशान नहीं करता है। देखो यहाँ भी हम सही ऑप्शन में पहुँच गए। अब आगे देखते हैं 2021 का क्वेश्चन। 21 में पूछ रहा है कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, देयर इज वन ऑप्शन रिलेटेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर ऑप्शन रिलेटेड टू सल्फर डाइऑक्साइड। सो अगर हमने ये वाला PYQ किया होता तो क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते ना, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता होता कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एसिड रेन क्रिएट नहीं करता है और सल्फर डाइऑक्साइड है वो एसिड रेन क्रिएट करता है, ये हम आसानी से सॉल्व कर लेते। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ठीक है, दिस वाज एंड ऑफ दिस लेक्चर और होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो बस मेरा यही सजेशन है कि सारे अभी 20 दिन के आसपास बचे हुए हैं आपके पास, तो अच्छे से PYQ करके जाएं, बहुत अच्छे से PYQ करें, मतलब थॉरली एक दिन में एक सब्जेक्ट का PYQ उठाओ 2013 से लेके 2023 का, और उसको सही से करके जाओ। एक दिन पॉलिटी उठाओ, एक दिन इकोनॉमी उठाओ, इन्वायरमेंट उठाओ, ठीक है, टेक्नोलॉजी उठाओ, हिस्ट्री उठाओ, इस तरह से सारे PYQ ना तुम ठीक से देख के जाओ,
क्योंकि ठीक से देख के जाओगे तो वहाँ पे जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ से कई बार तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत काम एंड कंपोज रहना पेपर में, परेशान नहीं होना। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, द साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूपीएससी जो क्वेश्चन आते हैं दे आर नॉट द रॉकेट साइंस। हमने अभी यहाँ पे 8-9 क्वेश्चन सॉल्व किए 2022 के, एंड वी ईजिली सॉल्व इट विदाउट मच ऑफ द नॉलेज। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा हमने नॉलेज का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर तुमने फंडामेंटल ठीक से करे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, सो क्या होता है कि 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 11 से 12 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और जब मैं आपसे नेक्स्ट मिलूँगा तब तक के लिए आई होप यू विल स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू वेरी मच।